हिंदी साहित्य की अनुपम और यादगारी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी पराई हथेलियों पर टिका भविष्य। डॉक्टर नरेंद्र कोहली आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान और युगांतरकारी साहित्यकार थे। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें आधुनिक समाज की समस्याओं और उनके समाधानों को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी पराई हथेलियों पर टिका भविष्य, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। चारू घर में घुसी ही थी कि मम्मी एकदम सामने पड़ गईं। वे स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थीं। उन्होंने अपना पाउच भी अपनी बाईं कलाई में लटका रखा था। पाउच का बाईं कलाई में लटकना ट्रैफिक की हरी बत्ती के समान था, जिसके पश्चात उनका रुक सकना संभव नहीं था। बाईं कलाई पर लटका पाउच उन्हें वैसे ही धकेलता था जैसे पीछे खड़ी कारें, स्कूटर और बसें इत्यादि हॉर्न बजा बजा कर अगली सवारी को चलने को मजबूर करती हैं। 3-4 मकान छोड़कर डॉक्टर हरीश का घर था। उन्हीं की लड़की बुलाने आई थी कि दीदी का फ़ोन आया है और वे मम्मी को बुला रही हैं। तब मम्मी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। फ़ोन सुनने जाती तो देर हो जाती, इसलिए उन्होंने चारू को ही भेज दिया। कभी कभी ही मम्मी की ममता उमड़ती है और वे चल पड़ती हैं। ज़रा बेटी से बात ही कराऊं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। नहीं तो घर को भी अपना स्कूल ही समझती हैं। हेड मिस्ट्रेस के समान आज्ञा दे देंगी। जा देख क्या कहती है। मम्मी अब तक जा चुकी होती, पर शायद बाईं कलाई में अपना पाउच लटका कर भी वे असमंजस में रुकी सोचती रही थीं कि आखिर फ़ोन में क्या बात हुई होगी। जैसे हरी बत्ती होने पर किसी असमंजस में मशीन स्टार्ट नहीं होती। आजकल कुछ बात ही ऐसी थी कि कोई भी फ़ोन महत्वपूर्ण हो सकता था। क्या कहती है? चारू को देखते ही मम्मी ने पूछ लिया। चारू कुछ संकुचित सी उन्हें देखती रही थी। क्या कहे? दीदी ने कहा था, देखो मैंने कल भी टेलीफोन किया था, पर तुम्हें किसी ने बुलाकर नहीं दिया। कैसे हैं तुम्हारे पड़ोसी? हमारे पड़ोस वाले तो जब भी हमारा फ़ोन आता है बुला देते हैं। खैर तुम मम्मी को कह देना। ये ना हो कि तुम संकोच कर गुल मार जाओ और मम्मी तक बात ही ना पहुँचे। मैं रोज़ रोज़ कहाँ से तुम्हें फ़ोन कर करके बुलवाती रहूँगी। दीदी तुम ही यहाँ आ जाओ ना, चारू ने बहुत हल्के से विरोध के साथ कहा था। मम्मी से आमने सामने सारी बातें कर लेना। कैसे आ जाऊं? दीदी के स्वर में थोड़ी झल्लाहट थी। दफ्तर जाना होता है, घर संभालना होता है, मुन्ना है, मुन्ने के पापा हैं, कैसे होगा? दफ्तर से छुट्टी लूं तो आ सकती हूं, पर इतनी इतनी सी बात के लिए तो छुट्टी नहीं ली जा सकती। फिर दीदी का स्वर कुछ समझाने वाला सा हो गया था। आखिर इसमें संकोच की क्या बात है? और फिर ये तुम नहीं कह रही, मैं कहलवा रही हूँ, ज़रूर से कह देना। लड़का अच्छा है, एक बार सुस्ती कर दी तो हाथ से निकल जाएगा। आज ही जाएं और उनसे बातें कराएं। इस बार चारू से विरोध नहीं हो सका। दीदी अपने घर बार में ऐसी बसी थीं कि वो उसकी बात नहीं समझ सकेगी। यदि चारू अपनी बात कुछ अधिक बल देकर कहेगी तो दीदी अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की कथा छेड़ देगी। शायद झल्ला कर ये भी कह दे कि क्या ये कम है कि उसके लिए इतने अच्छे अच्छे लड़के खोज खोज कर बता रही है। दीदी ने कहा था, मम्मी से कह जरूर देना, गुल मत मार जाना। और मम्मी स्कूल जाने को एकदम तैयार बीच दरवाजे में खड़ी पूछ रही थी, क्या कह रही थी वो? चारू धीरे से आंखें झुकाकर बोली, मिसेस सेठी के भांजे के विषय में कह रही थी कि आज मिल लेना। बात पूरी कर प्रतिक्रिया जानने के लिए चारू ने सिर उठाकर मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे से स्पष्ट था कि अपने दैनिक कार्यों के साथ एक और काम का बोझ उन्हें अच्छा नहीं लगा। कोई अनचाहा काम आ पड़ने पर उनके चेहरे पर ऐसी ही रेखाएं उभरती थीं और फिर वे एक ही बात दोहरा देती थीं। तेरे डैडी से कितनी बार कहा है कि दिल्ली ट्रांसफ़र करा लो, पर ये जा बैठे हैं चंडीगढ़ और मैं यहाँ मरती हूँ। वे यहाँ होते तो चले जाते और लड़का देख आते। और मोहन, वो कलकत्ता में ही जम गया। दोनों बाप बेटे एक जैसे निकले। मैं क्या क्या करूं? चारू डर गई, कहीं नाराज़ होकर मम्मी ये ना कह दें कि वे कहीं नहीं जाएंगी, या फिर उसी को कह दें तुम ही शाम को जाकर देख आना। मम्मी ऐसी बात कह देती
तो कुछ बहुत अप्रत्याशित नहीं होता। जब स्कूल का काम बहुत होता है और उनकी शक्ति जवाब देने लगती है तो वे विचित्र से विचित्र निर्णय ले लेती हैं और उसके लिए उनके पास तर्कों की कमी नहीं होती। ऐसी स्थिति में वे बहुत सरलता से कह सकती हैं, तू ही चली जा, मुझे क्या करना है लड़का देखकर, निर्वाह तुझे करना है, जीवन भर का साथ है, तू जाकर अच्छी तरह देखभाल ले। मैं तो लड़कियों की पूरी स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ, क्या रखा है पुरानी बातों में। चारू ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जब उन पर काम का बोझ कम होगा, उन्हें अपनी क्षमता में विश्वास होगा और वे झल्लाई हुई नहीं होंगी, तब उनके सारे पुराने संस्कार लौट आएंगे। है बेशरम, आप ही उठकर चल दी लड़के को देखने। पर मम्मी ने वैसी कोई बात नहीं कही। वे चेहरे पर नाराज़गी चिपकाए कुछ देर चुपचाप खड़ी रहीं, फिर बोलीं, अच्छा मैं देखूंगी, और वे चली गईं। जब दीदी का विवाह हुआ था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मम्मी के जाने के बाद चारू सोचती रही थी। तब डैडी भी दिल्ली में ही थे। चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र बहुत बाद में हुआ था। तब भैया भी घर पर ही था। कलकत्ता वाली फर्म उसने बाद में ज्वाइन की थी। तब स्वयं चारू कॉलेज में पढ़ती थी। घर के इतने सदस्यों के बीच दीदी को अपने विवाह का कोई भी काम करने की क्या आवश्यकता थी। वो विवाह के नाम पर ब्लश मारती थी। तब घर में विवाह का उल्लास था, सब उसमें बड़े उत्साह से भाग ले रहे थे। पर 2 ही वर्षों में स्थिति बदल गई थी, सारी की सारी। डैडी और भैया दिल्ली से बाहर चले गए थे। दीदी अपने घर में जा बसी थी और चारू मम्मी के साथ इस घर में अकेली रह गई। और शायद पढ़ाई समाप्त कर घर बैठ जाने के कारण ही मम्मी को सहसा ही बहुत बड़ी लगने लगी थी। पिछले नौकर के चले जाने के पश्चात मम्मी ने नया नौकर भी नहीं रखा था। 2 जनियों के लिए नौकर क्या करना है, मम्मी ने टाल दिया था। वैसे चारू जानती थी कि मम्मी के मन में क्या है। वे जब स्कूल चली जाती हैं और घर पर चारू अकेली रह जाती है तब वे नहीं चाहती कि घर में नौकर को अकेली लड़की के पास छोड़कर जाएं। चारू भी नहीं चाहती कि कोई 24 घंटे उसके सिर पर सवार रहे। मम्मी स्कूल चली जाती थी तो वो बाहर के दरवाजे बंद कर कोई पुस्तक लेकर लेट जाया करती थी। कुछ समय पढ़ती रहती और शेष समय सोकर गुजार देती। ऐसे ही अवसरों पर बहुधा उसे लगता था कि वो जी नहीं रही है, प्रतीक्षा कर रही है। वो घर में नहीं, प्लेटफॉर्म पर या किसी बस स्टैंड पर बैठी है, किसी ऐसी गाड़ी या बस की प्रतीक्षा में है जो उसके गंतव्य तक ले जाने को तैयार हो। मम्मी को ऐसा नहीं लगता, दीदी को भी ऐसा नहीं लगता, शायद किसी भी विवाहित स्त्री को ऐसी अनुभूति नहीं होती। तो क्या सचमुच ही वो विवाह की प्रतीक्षा कर रही है? डैडी, भैया और दीदी के घर से बाहर रहने पर भी घर का काम कुछ विशेष कम नहीं हुआ था। राशन अब भी लाना पड़ता था, सब्जियां आती थीं, दूध का झंझट था, धोबी से सिर खपाना पड़ता था। घर का कोई भी तो बखेड़ा कम नहीं हुआ था। ये सब कुछ मम्मी के सिर पर पड़ा था और स्कूल का काम तो उनके पास पहले ही था। पता नहीं मम्मी क्या सोचती रही थीं और कब सोचती रही थीं। चारू को तब पता चला था जब बात काफ़ी बढ़ गई थी। दीदी आई हुई थी, अच्छी खासी हंसी खुशी की बातें हो रही थीं और सहसा ही वो फट पड़ी थी। तुम सबने मुझे क्या समझ रखा है, जानवर? बाप तुम्हारा है तो वो अलग जा बैठा है, भाई है तो चुप्पी मार गया है, तुम्हें अपना घर प्यारा हो गया है। क्या मैंने ही ठेका ले रखा है सब कुछ करने का? जवान लड़की मेरे सिर पर बैठा रखी है। मुझे रातों को नींद नहीं आती और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। लिख दे तू अपने बाप को, यहाँ आकर इसका कुछ कर जाएं, फिर चाहे जहाँ धक्के खाते फिरें। मम्मी ने और भी बहुत कुछ कहा था। दीदी ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, पर तब से उसने जब तब टेलीफोन कर कई लड़कों के विषय में बताना आरंभ कर दिया था। दीदी के जाने के पश्चात मम्मी को शांत हुई थीं, सोचती भी रही थीं और फिर उन्होंने डैडी और भैया दोनों को ही करारे पत्र लिखे थे। किंतु सबसे ज़्यादा आश्चर्य चारू को तब हुआ था जब मम्मी उस पर झल्ला पड़ी थी। मम्मी ने उसे स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा था, पर बात बात पर खींचती रहती थी और चारू उस खींच में से अर्थ निकालती रहती थी। चारू स्वयं तो किसी से नहीं कह सकती थी कि उसके लिए कोई लड़का बताएं, तो क्या वो समाचार पत्र में से ढूंढ कर पत्र व्यवहार करती? पढ़ाई छोड़ने के पश्चात उसके सारे संपर्क सूत्र टूट से गए थे। कहीं विशेष आना जाना भी नहीं था कि किसी से मिलती और कोई पसंद आ जाता। इससे तो अच्छा था कि यूनिवर्सिटी में ही कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती या कहीं नौकरी कर लेती, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। और
मम्मी कुछ इस प्रकार खींचती थीं जैसे चारू अपने जिम्मे का कोई कार्य जानबूझकर नहीं कर रही थी। शाम को मम्मी स्कूल से लौटी तो रोज़ के समान ही काफ़ी थकी हुई थी। आकर वैसे ही सेंटर टेबल पर अपना पाउच रखकर सोफे पर लेट गईं। मम्मी को पाउच रखकर इस प्रकार संतुष्ट भाव से लेटते देख चारू की आंखों के सामने किसी ऐसे शहीद का चित्र खिंच जाता था जो छाती पर गोली खाकर राष्ट्रीय ध्वज उठाए हुए किसी प्रकार अपने गंतव्य तक पहुंचकर ध्वज किसी और को सौंपकर शांत मन से पृथ्वी पर सिर टेक देता हो। उसे लगता था जैसे मम्मी का घर आने का उद्देश्य ही पाउच सेंटर टेबल को सौंपना हो। चारू चाहती थी कि मम्मी से पूछ ले कि दीदी वाला काम उन्होंने किया कि नहीं, पर पूछ नहीं सकी। एक तो मम्मी वैसे ही नाराज़ हो सकती थी और फिर थकी हुई थी, कहीं बरस पड़ती। दीदी के नाम की ओट क्यों लेती है? सीधे सीधे पूछ ले कि मेरे लिए लड़का देखकर आई कि नहीं, बेशरम कहेंगी। वो आकर मम्मी के पास बैठ गई। शायद मम्मी स्वयं ही बात छेड़ दें, पर जिस हिसाब से मम्मी घर पहुंची थीं उससे यही लगता था कि वे स्कूल से सीधी घर आई हैं, उनके घर नहीं गई हैं। इसलिए शायद मम्मी टाल जाएं, बात ना करें। पर वैसे भी पास बैठने में क्या हर्ज था? घर में दो ही तो प्राणी हैं, वे भी अलग अलग कमरों में क्यों बैठे हैं? वो बैठी तो मम्मी ने आंखें खोलकर एक बार उसे देखा और आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी बाईं बाह से आंखों को ढक लिया। पानी लाऊं? चारू ने पूछा। ले आ। मम्मी वैसे ही आंखें बंद किए लेटी रहीं। पानी पीने के बाद मम्मी उठ बैठी। गिलास हाथ में पकड़कर पूछा, चाय का पानी रख दिया? हाँ। चारू फिर बैठ गई थी। मम्मी ने पानी पीकर गिलास सेंटर टेबल पर रख दिया और साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछती हुई बोली, मिसेस सेठी की ओर मैं नहीं जा सकी, पर टेलीफोन पर उनसे बात कर ली है। कल सवेरे वे अपने भांजे के साथ हमारे घर आ रही हैं। चारू चाय बनाने के बहाने उठ गई। उसे यही तो जानना था। दीदी ने खास कहा भी था कि मम्मी मिसेस सेठी से स्वयं मिल आएं। पिछली बार दीदी आई थी तो कह गई थी। आज उसने टेलीफोन पर भी कहा था, पर मम्मी ने फिर भी अपना ढर्रा नहीं छोड़ा। उन्हें टेलीफोन पर बुला लिया जैसे उन्हीं को गरज हो। वे इस बात पर नाराज़ हो जाती तो, पर मम्मी की बला से हो जाती तो हो जाती। मम्मी को क्या चिंता है, बहुत होगा तो कह देंगी। अरे इतनी जान पहचान है मेरी, कहीं तेरी नौकरी लगवा दूंगी, बहुत लड़के मिलेंगे। तू शादी को इतनी आतुर क्यों है? और यदि बात और आगे बढ़ी तो डैडी और भैया के विरुद्ध बोलने लगेंगी। चारू ने 2 प्यालों में चाय बना ली, एक प्लेट में कुछ बिस्कुट रख लिए और स्टोर में रखे पीपे में से एक मट्ठी भी निकाल ली। नहीं तो मम्मी चैन से चाय भी नहीं पीने देंगी। चारू मट्ठी तो ले आ, चाय का मज़ा नहीं आ रहा। चारू मट्ठी लाकर देगी तो चाय ठंडी हो गई मेरी, जा चारू ज़रा गर्म तो कर ला। और चारू की चाय चाहे ठंडी शरबत हो जाए, उसे चाय का मज़ा आया कि नहीं कोई नहीं सोचता। चाय पीते हुए मम्मी कल के विषय में बातें करती रही थीं। कल उनकी छुट्टी थी, इसलिए मिसेस सेठी को बुला लिया था। मम्मी के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। घर भी ठीक ठाक करना था और उनके लिए चीज़ें मंगवानी थीं, और भी 50 काम थे। चारू, मम्मी ने कहा, वर्मा साहब के घर से उनका सोफ़ा और टी सेट मांग लाना। अपना सोफ़ा तो अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा, चारू ने कहा और चाय के बर्तन उठाकर ले गई। अभी चारू कुछ कह देगी तो मम्मी फिर बौखला जाएंगी। इतना ही मिसेस सेठी के भांजे पर इम्प्रेशन मारना था तो पहले सोचना चाहिए था। मांगने जाओ तो किसको पता नहीं चलता कि सोफ़ा और टी सेट क्यों मांगा जा रहा है। अब क्या चारू जाकर मिसेस वर्मा से ये कहे कि कल कोई मुझे देखने आ रहे हैं, अपना सोफ़ा दे दीजिए? ठीक है कि चारू झेपू नहीं है, बहुत संकोची भी नहीं है, पर मम्मी उसे जितना मॉडर्न समझ रही हैं वो उतनी मॉडर्न भी नहीं है। उसकी बला से जो भी इम्प्रेशन पड़े, पर वो किसी से कुछ मांगने नहीं जाएगी। मम्मी बड़ी प्रसन्न थी कि उन्होंने मिसेस सेठी को छुट्टी वाले दिन बुलाया है, ताकि स्कूल जाने की भागदौड़ ना हो और वे उन्हें ठीक से अटेंड कर सकें। चारू पलंग पर लेटे लेटे ही मम्मी के एक्शन में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शायद मम्मी उठकर बाज़ार चली जाएं कि कल के लिए कुछ खाने पीने को ले आऊं, या हो सकता है कि उसको भी उठाएं, चल बाज़ार हो आएँ, या शायद बाज़ार का काम किसी और से करवा लें। हो सकता है स्कूल से आते हुए चपरासी को बाज़ार भेज कर आई हों, या उसे घर पर बुलाया हो सकता है मम्मी मिसेस वर्मा से सोफ़े की बात करने जाएं, या घर की सफाई भी तो करनी है। पर मम्मी सोफ़े से उठकर अपने पलंग पर लेट गई थीं।
उन्होंने पहले तो थोड़ी देर कमर सीधी कर लेने की इच्छा प्रकट की थी और फिर थोड़ी देर बाद स्कूल के काम के बोझ की शिकायत की थी। अंत में उन्होंने कह दिया था कि वे सोने लगी हैं और वे रात को खाना भी नहीं खाएंगी। चारू चाहे तो डबल रोटी खा ले या अपने लिए 2 फुलके उतार ले। चारू भी पड़ी पड़ी करवटें बदलती रही। मम्मी अब कुछ नहीं करेंगी और शायद उन्होंने स्कूल के किसी चपरासी इत्यादि को भी काम करने के लिए नहीं बुलाया है। पर वे लोग कुछ करें या ना करें, मिसेस सेठी अपने भांजे के साथ उसे देखने कल शायद सुबह ही आएंगी। पर उसे देखते हुए वे घर की ओर से आंखें बंद नहीं कर लेंगी। वे उधड़ा हुआ सोफ़ा, पलंगों पर बिछी गंदी चादरें और दीवारों पर लगे हुए मकड़ी के जाले देखेंगी। तब चारू उन्हें क्या बताएगी कि उसके सिवाय सब लोग नौकरी करते हैं। वे लोग बड़े मॉडर्न हैं और मॉडर्न जीवन बड़ी तेज़ गति से चलता है। आधुनिक जीवन की इस भाग दौड़ ने उन्हें अव्यवस्थित और गंदा बना दिया है। उनमें से न किसी के पास समय है न शक्ति कि वे घर को ठीक तरह से रख सकें, इसलिए घर इस प्रकार उपेक्षित हो गया है। क्या वो स्वयं ही उठकर जरा दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्नीचर, किताबों और फाइलों पर पड़ी धूल झाड़ दे? पर यदि खटके से मम्मी को असुविधा हुई तो क्या कहेंगी कि वो स्वयं को देखने आने वालों पर इम्प्रेशन मारने के लिए घर को झाड़ पोंछ रही है? वो अचानक ही ब्लश कर उठी। छी, वो कैसे करेगी? क्या पता है मम्मी ही नाराज़ होकर कुछ कह बैठे हैं, खसम के स्वागत की तैयारी कर रही है। सोने मरने तो दे। चारू की बला से नहीं होता है घर साफ तो ना हो। चारू भी आकर अपनी चारपाई पर पड़ रही। नहीं तो न सही, वो भी खाना नहीं खाएगी। अब अपने लिए कौन चूल्हा झोंके? वो एक समय खाए बिना मर नहीं जाएगी। मम्मी थोड़ी देर में निश्चिंत खर्राटे भरने लगी थीं, पर चारू वैसी निश्चिंत नहीं हो सकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। जिस अव्यवस्थित ढंग से उनका घर मैला और बिखरा पड़ा है, उस घर को तो देखकर कोई भी उससे विवाह करना पसंद नहीं करेगा। कौन चाहेगा कि विवाह के पश्चात अपना घर इस प्रकार रखा जाए? निश्चित रूप से मिसेस सेठी का भांजा भी न कर देगा। मम्मी का क्या जाएगा? वो कह देंगी नहीं तो ना सही, दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? पर वे नहीं जानती कि किसी भी लड़के के न करने से चारू के भीतर क्या टूट जाता है। वो स्वयं को कितना अपमानित महसूस करती है। किसी न किसी के अस्वीकार से क्रमशः उसका आत्मविश्वास छींचता गया है। मम्मी का ये रवैया और अस्वीकृतियों का ये क्रम चलता रहा तो जाने वो किस सीमा तक हीन भाव में धंस जाएगी। वो मम्मी के ऊपर निर्भर रहकर अपना सर्वनाश नहीं कर सकती। अनजाने ही किसी क्षण में चारू ने निर्णय ले लिया था कि वो इस सारी प्रक्रिया में दर्शक की भांति तटस्थ नहीं रह सकती। वो अपना भविष्य मम्मी के थके हुए हाथों में छोड़ निश्चिंत नहीं हो सकती। उसे इस प्रक्रिया में सक्रिय होना पड़ेगा। घर साफ करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने सोचा, मम्मी कल अखबार लेकर बैठ जाएंगी, छुट्टी का दिन है, जल्दी क्या पड़ी है, शायद वे कहें। और जब तक अपनी छुट्टी के ढंग से मम्मी उठकर अस्त व्यस्त कपड़ों और खुले बालों में नाक पर ऐनक अटकाए अखबार पढ़ती हुई चाय पी रही होंगी तो शायद मिसेस सेठी आ भी जाएं। पिछली बार बिल्कुल यही हुआ था और तब मम्मी छाती को दोनों हाथों से ढके बदहवास होकर पेटीकोट में इधर उधर दौड़ती हुई साड़ी खोजती फिरी थी। पर अब भी मम्मी ने उस अनुभव से कुछ सीखा है क्या? चारू अच्छी तरह जानती है कि कल सवेरे जब वो बाजार से उनकी चाय के लिए कुछ लाने चल पड़ेगी तो मम्मी को बहुत विचित्र लगेगा। स्वयं चारू को भी विचित्र ही लगेगा कि वो स्वयं को देखने आने वाले लोगों को खिलाने पिलाने के लिए चीज़ें खरीदती फिर रही है, या वो अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर किसी लड़के को विवाह के लिए तैयार कर रही है। पर यदि वो ये सब नहीं करेगी तो तैयारी के अभाव में अतिथियों के आ जाने पर अपमानजनक स्थिति का सामना भी उसे ही करना पड़ेगा। तब क्या वो भाग भाग कर अड़ोस पड़ोस से 2-2 4-4 बिस्कुट मांगती फिरेगी? और इस सारी अव्यवस्था का परिणाम एक और अस्वीकृति, सीधा उसे ही भोगना पड़ेगा। आखिर इस भाग दौड़ के जीवन में मम्मी बदलती क्यों नहीं? चारू को लगता है कि उसके मन में मम्मी के प्रति आक्रोश सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर है। आखिर क्यों नहीं बदलती वे? जब व्यस्तताओं का बोझ नहीं सहा जाता तो पुराना ढर्रा छोड़ क्यों नहीं देती? यदि मिसेस सेठी को घर न बुलाकर मम्मी किसी रेस्टोरेंट में बुला लेती तो कोई भी परेशानी ना होती। पर एक ही रट, वे क्या सोचेंगे, हमारे पास अपना घर नहीं है, या हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ।
पर चारू अपनी माँ के पीछे अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकती। वो कल का सारा काम तो सवेरे सवेरे स्वयं ही कर देगी, पर यह भी देखेगी कि अगली बार मम्मी किसी रेस्टोरेंट में मिलने की स्वीकृति कैसे नहीं देंगी। चारू के भीतर जैसे कुछ सख्त पड़ता जा रहा था और उसकी आंखें नींद से झपटी जा रही थीं। चारू काफ़ी सवेरे उठ गई। उसने देखा मम्मी अभी तक पड़ी सो रही थीं। वो जाकर मम्मी के सिरहाने खड़ी हो गई। मम्मी के खर्राटे अपने पूरे स्वर ताल से चल रहे थे। क्षण भर को चारू को संकोच ने घेर लिया, पर फिर जैसे उसने झटक कर संकोच का सारा ताना बाना तोड़ दिया। उसने बड़े स्थिर हाथों से मम्मी का कंधा झकझोर दिया। उठो मम्मी, पड़ी सोती मत रहो, घर को ठीक ठाक करना है। मम्मी की आंखों में खींच जागी और उनका चेहरा पूरी तरह से हेड मिस्ट्रेस का चेहरा हो गया। उन्होंने आंखें तरेर कर चारू को देखा, पर चारू के चेहरे पर आंखें टिकी नहीं। चेहरे का रंग बदल गया। चुपचाप उठ बैठी और बहुत मुलायम स्वर में बोली, तू जा बेटी, चाय का पानी रख, मैं बिस्तर झाड़ कर ठीक कर देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी पराई हथेलियों पर टिका भविष्य। ये कहानी सन 1969 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर किसी यादगार कहानी के साथ। नमस्कार।